एवरीवन, यूपीएससी की तैयारी में एक बात तो कॉमन है, चाहे आप बिगिनर्स हो या आप 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, सबके माइंड में ये कंफ्यूजन जरूर आता होगा कि मतलब जब हम पढ़ते हैं तो सब कुछ अधूरा अधूरा क्यों लगता है। चाहे हम स्टार्टिंग कर रहे हो या हम अपनी प्रिपरेशन 2 साल से क्यों नहीं कर रहे हो। कभी कभी लगता है कि एनसीईआरटीज पढ़ना चाहिए या फिर एनसीईआरटीज के नोट्स ही बनाने चाहिए या फिर एनसीईआरटीज स्किप कर देना चाहिए, फिर डायरेक्ट स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ना चाहिए। फिर कभी कभी लगता है कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी अलग अलग करना चाहिए या फिर दोनों को साथ में लेकर चलना चाहिए। या फिर हम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अधूरा है। रिवाइज कर रहे हैं फिर भी सब कुछ अधूरा लग रहा है, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे। बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं, चाहे बिगिनर्स हो या फिर मतलब कोई 2 साल से 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, सबकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स कभी ना कभी तो जरूर आए होंगी। आज हम इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने वाले इस वीडियो में, एंड वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। थोड़ा लॉन्ग हो जाए तो 2 पार्ट में करके देख लीजिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर। आज की इस वीडियो में मैं हर एक पॉइंट्स को मैं क्लियर करने वाली हूँ, जो मतलब कि आपको मतलब कॉमनली मतलब ये कंफ्यूजन तो आपको आता ही आता होगा। तो ये वीडियो देखने के बाद मैं इतना जरूर कहूंगी कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा फिर दोबारा, एंड आप इस चीज को अपने खुद से भी आप रिलेट कर पाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट। फर्स्ट है कंसिस्टेंसी। मतलब बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये होता है कि कंसिस्टेंस नहीं रह पाते। वो टारगेट तो बनाते हैं कि हमें डेली का 6 आवर्स से 8 आवर्स पढ़ना है, लेकिन हम उस टारगेट को मतलब अचीव नहीं कर पाते, उस टारगेट को हम फॉलो नहीं कर पाते। हम कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन वो टारगेट हमारा पूरा नहीं हो पाता। मतलब बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स के मुझे मैसेज भी आए हैं कि मतलब कि अभी मैं कंसिस्टेंसी नहीं रख पा रहा हूँ, मैं इसके लिए क्या करूँ। फिर मैं ये सवाल आपसे पूछती हूँ कि आप बताएं कि कंसिस्टेंसी आप क्यों नहीं बना पा रहे, ऐसी कौन सी वजह है जिससे आप कंसिस्टेंस नहीं हो पा रहे। पहली वजह तो मुझे ये लगती है कि जब हम स्टडी करने बैठते हैं कहीं ना कहीं मतलब ऑनलाइन स्पेशली मैं बोली, अगर हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं स्पेशली क्या होता है, हम स्टडी भी कर रहे हैं एंड फोन भी हम यूज कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि कितना भी चाह रहे हैं कि नहीं एकदम फोकस होकर मुझे पढ़ाई करना है, लेकिन हो ही नहीं पाता है। हम कुछ न उलझ जाते हैं। फर्स्ट तो मुझे ये रीजन लगता है कि आप कंसिस्टेंस नहीं हो पाते, क्योंकि स्टार्टिंग में उसका समझ आता है कि स्टार्टिंग में है वो अपनी कंसिस्टेंसी नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके अगर वो कुछ चीजें हैं जो छोड़ देते तो मतलब एक बैलेंस आ जाता है। लेकिन जो 2 साल से 1.5 साल से प्रिपरेशन कर रहे वो भी कंसिस्टेंसी नहीं बना पा रहे हैं, और फिर बहुत ज्यादा भी कंफ्यूजन आते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं। तो जो मैं फॉलो की हूँ वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने कैसे अपने कंसिस्टेंसी की है। एंड मुझे भी स्टार्टिंग बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी कि मैं टारगेट तो बनाती थी कि हाँ आज मुझे 8 आवर्स पढ़नी है, किसी भी हालत में 8 आवर्स पढ़नी, बट मैं वो नहीं कर पाती थी। कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता था, डिस्ट्रैक्शन आ जाता था जिससे मैं नहीं कर पाती थी। लेकिन एक चीज मैंने फॉलो किया कि धीरे धीरे करके सब होता है, डायरेक्ट कुछ नहीं होता। अगर आप डायरेक्ट बोलोगे कि नहीं मतलब डायरेक्ट ही एक दिन में मतलब मैं सब कुछ सीख जाऊँ, ऐसा नहीं होता है। तो मैं यही कहूंगी कि धीरे धीरे करके आप अपनी कंसिस्टेंसी को बनाइए। तो अगर आपने ये प्लान किया है ना कि आज आपको 8 आवर्स पढ़ना है, मतलब आपको 8 आवर्स पढ़ना है। अगर आप स्टार्टिंग में हैं, बिगिनर्स हैं, तो उनके लिए बताती हूँ कि आपको स्टार्टिंग में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल जरूर आएगा, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं होता है। आपको बस उसी चीज को ये विजुअलाइज करने को मतलब हमें ना कहाँ पे दिक्कत आ रही है, मतलब ऐसी कौन सी चीज है जब मैं स्टडी करता हूँ तो मतलब उस टाइम ना थोड़ी बहुत भी मुझे मिस्टेक होती है, या जब मैं स्टडी करता हूँ तो मैं कुछ ऐसा करता हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए, वो चीज मुझे स्टडी के बाद करना चाहिए। तो धीरे धीरे करके आपने गलती को पहचानिए और उसी गलती को आप नहीं करें, तो ठीक हो जाएगा। मतलब आप जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएंगे ना वैसे वैसे आपका वो आदत जो है वो ठीक हो जाएगा और कंसिस्टेंसी आप बना पाएंगे। एंड जो 1.5-2 साल प्रिपरेशन करे वो कंसिस्टेंसी क्यों नहीं बना पाते, उसका एक मुझे बहुत बड़ा रीजन लगता है कि एक तो मतलब उन्हें काफी टाइम हो गया होता है प्रिपरेशन करते करते, तो कहीं ना कहीं बीच में डीमोटिवेशन जैसा लगने लगता है। हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है लेकिन फिर भी सब कुछ अधूरा लगता है, ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। जब हम पढ़ने जाते हैं तो सब कुछ अधूरा लगता है, ऑप्शनल अधूरा लगता है, जीएस अधूरा लगता है, सीसैट तो मतलब मानो कुछ किया ही नहीं है। तो मैं उनके लिए बस यही कहूंगी कि आप बेस्ट दे रहे हैं अपना। आप ये मत सोचिए कि आपने जो पढ़ा है वो भूल रहे हैं, सब कुछ अधूरा है, कुछ भी अधूरा नहीं है। लेकिन एक चीज आप गलती कर देते वो ये है कि जब आप मतलब
ये कर रहे होते हैं ना, तो स्टार्टिंग में आप कुछ गलतियां आप ये कर देते हैं कि एक ही साथ आप बहुत सारे चीज को लेकर चलने लग जाते हैं। ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री सबको एक ही साथ पढ़ने लग जाते हैं और सब कुछ आधा अधूरा छूट जाता है, जिससे आपको आगे चलकर दिक्कत आती है। और वही चीज अगर आपने वो गलती कर ली है तो उसे अभी भी सुधारा जा सकता है। आप मतलब कि एक परफेक्ट टाइम बनाइए। आई नो आपको 8 आवर्स से 12 आवर्स पढ़ने पड़ सकते हैं, लेकिन आप कंसिस्टेंसी बनाइए। अगर आपने वीकली जितना ही पढ़ा है ना, आप उसे रिवाइज जरूर कीजिए। अपने दिन भर में जितना ही पढ़ा है, सोने से पहले आप ये आदत बना लीजिए कि मुझे सोने से पहले ना उस चीज को रिवाइज करना है। तो ये हो गया कि कंसिस्टेंसी आपको कैसे मेंटेन करनी है। और मैं बिगिनर्स के लिए भी यही कहूंगी कि आप अगर स्टार्टिंग से कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप कंसिस्टेंसी रहें। दिन में भले अब 4 आवर्स पढ़े, 6 आवर्स पढ़े, 8 आवर्स पढ़े, लेकिन स्टडी करते टाइम आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आपको सिर्फ स्टडी करनी है, कहीं और अपना ध्यान नहीं भटकाना है। स्पेशली फोन से तो थोड़ा दूर ही रहना है। तो कंसिस्टेंसी अपने आप मेंटेन हो जाती है। और डिमोटिवेशन कभी कभी हमारी लाइफ में आती है, तो कॉमन है, इसे मतलब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और दूसरा डाउट है वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को लेकर लोग इतने परेशान होते हैं कि मैं करंट अफेयर्स पढ़ रहा हूँ, मैं क्लासेस भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अगर आप बिगिनर्स हो तो आप एक बात याद रखिए, करंट अफेयर्स को आपका पूरा दिन डेली एकदम नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर्स को आप वीकली लेकर चल सकते हैं। वीक में संडे या मंडे कोई भी एक दिन आप रखिए कि आपको करंट अफेयर्स वीकली 1 डेज करना है। बस करंट अफेयर्स पर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी द बेस्ट है। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आप जब न्यूज़पेपर लाइएगा तो आपको ना हर एक चीज इंपॉर्टेंट लगने लगेगी। नहीं, ये भी यूपीएससी में इंपॉर्टेंट है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। यूपीएससी में हर एक चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप यूट्यूब से किसी भी अच्छी के आप एनालिसिस डेली आपको मतलब 1 आवर्स मतलब न्यूज़पेपर पे देना है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अगर मैं बताऊं कि आपको द हिंदू कौन बेस्ट टीचर है, जो मैं खुद फॉलो करी हुई, मैं आपको बता रही हूँ। यूट्यूब पे है, अनअकैडमी में है अभी वो सर, अतुल जैन सर, शायद आप लोगों से बहुत सारे जानते भी होंगे। मुझे लगता है बहुत ही बेस्ट टीचर है। मतलब मैं बस स्पॉन्सरशिप नहीं कर रही हूँ, बस मैं बता रही हूँ कि वो बेस्ट है। मतलब अगर कोई बेस्ट टीचर होते हैं जो अच्छे से पढ़ाते हैं तो उनकी तारीफ करना ही चाहिए। तो मुझे तो मतलब मैं उनसे मतलब कब तकरीबन 2-3 साल से मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे न्यूज़पेपर पढ़ के। और ऑनेस्टली बोलूं, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ डेली उनका न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं एंड वो पीडीएफ भी टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देते हैं, तो आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं। बट आप ध्यान से अगर आप सुनिएगा, समझिएगा, वो जो लाइफ में होती है ना, चैट कॉमेंट चलता रहता है, इंसान वहां पे बिजी हो जाता है। सर जो पढ़ा रहे होते हैं, मतलब हम उनसे लाइव क्लास चलती है, कॉमेंट भी चलते रहते हैं, सर पढ़ाते हैं, सर तो आपको अच्छा ही पढ़ाते हैं ना, लेकिन आप कॉमेंट के चक्कर में सर जो पढ़ा रहे हैं आप उसे मतलब इग्नोर करते हैं। आपको इतना समझ नहीं आता है, आपको कहाँ समझ आएगा, नहीं आएगा ना। तो मतलब कमेंट्स तो वैसे भी हमारा कोई लेना देना नहीं होता, हमें पढ़ने से मतलब है, हमें समझने से मतलब है। तो हम कमेंट में मैं यही कहूंगी कि अगर आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़े ना, तो मतलब कमेंट में ना मतलब इग्नोर ही कीजिए, क्या चल रहा है डजंट मैटर, मुझे पढ़ने से मतलब है। तो अगर आप 1 बार 2 बार 3 बार ध्यान से सुन लीजिएगा ना, तो मैं बोलूँ आपको न्यूज़पेपर में तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। और करंट अफेयर्स के लिए मैं बोलूँ तो मतलब एवरी मंडे मधुकर कोटवे सर की करंट अफेयर्स की क्लास आती है, तो 2 से 2.5 घंटे क्लासेस होती है। आप उसे फास्ट स्पीड पे भी करके देख सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छी समझ आ जाएगा और आप उनके नोट से रिवाइज कर सकते हैं। अब बताइए करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए? हाँ, करंट अफेयर्स के आपको नोट्स बनानी चाहिए। और स्पेशली जब सर क्लास में बोले ना कि ये चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको आपको VVI का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लगा लेना है और उसे आप छोटी सी डायरी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो वही बेस्ट है। एंड तीसरी चॉइस जैसे मैं देखी हूँ कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स से भी बोलते हैं कि जब मैं आंसर राइटिंग करता हूँ तो मैं करंट अफेयर्स को ना रिलेट नहीं कर पाता हूँ अपने आंसर में। वो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो देखिए, स्टार्टिंग में ना आप रिलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप GS सिलेबस आप जैसे से पढ़िएगा, करंट अफेयर्स को समझिएगा, डेली न्यूज़पेपर कीजिएगा, तो वो जो होता है वो अपने आप आपको समझ आ जाएगा कि जब मैं आंसर एक लिख रहा हूँ ना, और वो पॉइंट है तो उस पॉइंट के नीचे हमें मतलब कौन सा एग्जाम्पल देना चाहिए, वो चीज ना आपको अपने आप आ जाएगा। तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल है कि नोट्स बनाना जरूरी है, या फिर हम किसी भी कोचिंग का लेक्चर देखते हैं या फिर कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं तो क्या वो भी वही काफी है, हमें नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है? तो मैं बोलूँगी कि ऐसा नहीं है। अगर आप किसी कोचिंग को फॉलो करते हैं और मतलब सर तो आपको नोट्स प्रोवाइड करते ही होंगे, तो आप
कोचिंग फॉलो करते हैं, उनके लेक्चर फॉलो करते हैं, तो आप नोट से ही पढ़िए, या फिर अगर आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं तो आपको सिर्फ स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है। स्टैंडर्ड बुक 1 से 2 बार आप पढ़ने के, तो 1-2 बार पढ़ने के बाद आप मतलब नोट्स बनाना, आप नोट्स बना सकते हैं, चाहे प्रीलिम्स के लिए हो, मेंस के लिए हो। मैं अपना बताऊं तो मैं नोट्स नहीं बनाई थी, मतलब मैं फिजिक्स वाले से पढ़ती हूँ, तो उन्होंने मुझे प्रोवाइड कर दिया था प्रीलिम्स और मेंस दोनों के नोट्स, तो मेरे पास है। जैसे कि हम लोग हैंड आउट नोट्स बनाते हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए, तो वैसा ही नोट्स उन्होंने मुझे प्रोवाइड कर दिया था। और मैं ऑनेस्टली मतलब इतना ज्यादा बेस्ट नोट्स है ना कि मैं आपसे मतलब मैं टेलीग्राम पे मैं शेयर की हूँ। अगर आप मुझे किसी को भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा और आप एक बार खुद रिव्यू कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कितना अच्छा बेस्ट नोट्स है। लेकिन अगर आप खुद से ही बनाना चाहते हैं तो आप 2 से 3 बार किसी भी बुक को या फिर नोट्स ना, कोचिंग के नोट्स पढ़ते हैं तब तो बेस्ट ही है, लेकिन आप मतलब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और आप बुक्स पढ़ते हैं 2-3 बार, मतलब बुक्स पढ़ने के बाद पीवाईक्यूज आपको इग्नोर या स्किप नहीं करना है, क्योंकि पीवाईक्यूज जब तक आप नहीं देंगे तो वो कैसे समझ आएगा क्या इंपॉर्टेंट। आप तो हर एक चीज के नोट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे, वो नहीं होता है। पॉलिटी में हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मैं पहले बता दूं, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कुछ टॉपिक के ज्यादा वेटेज होते हैं, किसके कम होते हैं, और मैंने ये चीज अपने टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है कि मतलब पॉलिटी में, ज्योग्राफी, तो आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि देखिए स्मार्ट तरीके से ना प्रिपरेशन करना ज्यादा अच्छा होता है, ना कि हम एकदम ब्लंडर करते हैं, हर एक चीज को भारी भरकम रख ले, तो उससे कंफ्यूजन तो होता ही होता है और हम ठीक से ना किसी भी सब्जेक्ट को रिवाइज नहीं कर पाते। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है और कंफ्यूजन भी इसी वजह से पैदा होता है। तो मुझे लगता है कि आपको ज्यादा बुक्स नहीं रखती हैं, कहते हैं ना कि आप एक ही सोर्स रखें लेकिन उसे ही बार बार रिवाइज करें, टॉपर्स क्यों कहते हैं। और एक चीज जो मुझसे मतलब बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछा है कि ऐसे लेक्चर अगर टेलीग्राम तो वैसे भी अवेलेबल हो जाते हैं, तो उन्हें लेक्चर अगर प्रोवाइड हो जाते हैं तो वो इस कंफ्यूजन में रहते हैं ये लेटेस्ट है या फिर मुझे ओल्ड वाला नहीं चाहिए। तो मैं आपसे बस एक ही बात कहूंगी कि नोट्स हो, लेक्चर हो, कुछ भी ओल्ड या लेटेस्ट नहीं होता। आप लोग की भले ओपिनियन इस बात पे थोड़ा अलग हो, लेकिन मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ कि वो सिलेबस सेम है। सिलेबस हर साल नहीं बदलता रहता है, सिलेबस सेम ही होता है और लेक्चर्स भी आपके सेम ही होते हैं। अगर आपको टेलीग्राम पे फ्री में अगर कोई प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो 25 के हो, 23 के हो, 24 के हो, लेक्चर सेम ही होता है, लेकिन आपको करंट अफेयर्स से उसे आपको रिलेट करना पड़ता है, करंट अफेयर्स आपको देख कर चलना पड़ता है। मैं यही बोलूंगी कि नोट्स हो, लेक्चर हो, वो नहीं बदलते हैं, वो सेम ही होता है। तो ये जो डाउट्स आपको आते हैं ना कि मतलब लेक्चर अगर कोई दे रहा है तो उसमें 2024 लिखा हुआ है, 2023 लिखा हुआ है या किसी नोट पे लिखा हुआ है, तो क्या वो मतलब 2026 के लिए मतलब सही होगा? तो मैं बोलूंगी बिल्कुल सही होगा। बस आप करंट अफेयर्स से रिलेट करते जाइएगा। जब भी आप आंसर राइटिंग कीजिएगा तो आप उसको करंट से रिलेट कर दीजिएगा। करंट अफेयर्स मतलब दिन ब दिन चेंज होते हैं, सब हमारा सिलेबस चेंज नहीं होता है और जो सर हमें पढ़ा रहे हैं ना वो भी चेंज नहीं, सेम ही होता है। तो ये मतलब कंफ्यूजन अपने आप दिमाग से निकाल दीजिए कि हर साल अपडेट होता है या ऐसा कुछ। अपडेट से करंट अफेयर्स होता है, हमें करंट अफेयर्स से उस चीज को लिंक करना पड़ता है बस। अब एक और सवाल है, वो है ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आते हैं और स्पेशली तब आते हैं जब हम स्टार्ट करने वाले होते हैं। तो ये भी टेंशन होता है कि ऑप्शनल हम क्या चुने। वैसे कि आप में से बहुत सारे को पता होगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हमें किस तरह चुनने चाहिए, फिर मैं बता दे रही हूँ। जैसे आपने ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से की है, ठीक है, या फिर आप 10 में हैं या 12 में हैं और आप ग्रेजुएशन में जाने की सोच रहे हैं एंड आपको यूपीएससी भी करना है। अगर आप ये यूपीएससी करना है तो आप ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट लें जिससे आप यूपीएससी में भी आप उसे एज अ ऑप्शनल आप रख सकते हैं। इससे 2 फायदे होंगे। ऑप्शनल मतलब ग्रेजुएशन में आपने 3 ईयर्स से 4 ईयर्स उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा होगा और वही चीज आपका ऑप्शनल में आएगा तो मतलब आपको ना ज्यादा मतलब बर्डन जैसा नहीं लगेगा, आपको हर एक चीज पढ़ा सा लगेगा। तो मतलब मुझे लगता है वो एक वैल्यूबल है। और दूसरा मुझे ये भी लगता है कि जरूरी नहीं है कि आपने जिस सब्जेक्ट से ऑप्शनल किया है उसी सब्जेक्ट को आप मतलब कि जिस सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन किया है उसी सब्जेक्ट को आप यूपीएससी में ऑप्शन रखिए, या आपकी चॉइस है। मतलब जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है आप उसी सब्जेक्ट्स को एज अ ऑप्शनल आप रख सकते हैं। ऑप्शनल चूज करने में मतलब सच बताऊं कोई भी गलती मत कीजिएगा या किसी के कहने पर मत लीजिएगा। अगर कोई सर बेस्ट है, वो मतलब अच्छा पढ़ा रहे हैं और उनकी बातें सुनकर हम अपना ऑप्शनल वो ले लिए तो इससे बड़ी गलती कुछ नहीं हो सकती। भले उस ऑप्शनल में बहुत ज्यादा मार्क्स आते हो, वो ऑप्शन बहुत स्कोरिंग हो,
लेकिन क्या वो आपको समझ आता है, क्या आपको उसमें इंटरेस्ट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन चुनने से पहले आप एक बार यूपीएससी का जीएस सिलेबस जरूर पढ़ लीजिएगा एंड उसके अकॉर्डिंग आपका जिस सब्जेक्ट में आपको लगे कि मैं ये चीज पढ़ के बोर नहीं होगा, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो आप वही आप ऑप्शनल रखिएगा। बस मैं यही कहूंगी कि ऑप्शनल आप जो भी चुने सोच समझ कर चुने और जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। लोग क्या बोलते हैं ग्रुप में, तो वैसे भी बहुत लोग, अगर आप एडवाइस लेनी चाहिए तो बहुत बहुत कुछ बोलेंगे, तो मतलब उनकी बातों को मत सुनिएगा। आपका किस में इंटरेस्ट है, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब आता है कि आंसर राइटिंग हमें कब से स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप मुझसे पूछिए तो मैं तो कहूंगी कि अगर आप आज से मतलब यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आपको आज से ही आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैं गलत बोल रही हूँ या मतलब मुझे सोच समझ के बोलना चाहिए, लेकिन मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। सच बता रही हूँ कि आंसर राइटिंग में ना बहुत सारे एस्पिरेंट बहुत हल्के में ले लेते हैं स्टार्टिंग में, अरे छोड़ना प्रीलिम्स निकल जाएगा तो मेरे पास तो टाइम बचेगा, मैं आंसर राइटिंग कर लूंगा। और यही चीज जब वो 1.5 साल 2.5 साल प्रिपरेशन कर लेते हैं तो बहुत उनको पछतावा होता है, काश मैं चीज स्टार्टिंग में कर लेता तो आज मुझे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती। मैं जानती हूँ कि स्टार्टिंग में आपको मतलब कि बेस्ट आंसर आप नहीं लिख सकते। यहाँ जो टॉपर्स है ना वो भी स्टार्टिंग में बेस्ट आंसर नहीं लिख रहे थे, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस किया, उन्होंने स्टार्टिंग से प्रैक्टिस किया, लिखने की प्रैक्टिस किया। कहते हैं ना जब हम कुछ चीज सीखते हैं तो गिरते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद वो चीज हम जरूर सीख लेते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं मतलब स्टार्टिंग में तो पीछे क्वेश्चन दिया हुआ, तो आप ना मतलब आंसर राइटिंग आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा नहीं होगा लेकिन आपको लिखना है, तब देखिएगा आप 1 साल 2 साल में आपका जो आंसर होगा ना वो बेस्ट आंसर होगा। मेरी ये बात फॉलो करके जरूर देखिएगा, तब आपको रिजल्ट खुद ही नजर आएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ये तो हर एक इसका डाउट होता है कि टाइम मैनेजमेंट को लेकर बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा है कि टाइम मैनेजमेंट को लेकर आपका डेली का टारगेट होना चाहिए कि मुझे 18 आवर्स 20 आवर्स नहीं पढ़ना है, 18 आवर्स 16 आवर्स हमें तब पढ़नी चाहिए जब हमारा एग्जाम मतलब करीब हो, तब हमें उतने आवर्स हमें मतलब दिन रात एक कर देनी चाहिए। भले हमें नींद आए तो सोना नहीं चाहिए, लेकिन उस टाइम तो हमें इतना देना ही चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ, आपको डेली 8 आवर्स आपको देने ही है, भले आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन आप ना मतलब कोशिश कीजिएगा कि आप 8 आवर्स दे ही दें। स्टार्टिंग में मतलब आप 6 आवर्स 4 आवर्स उसी को ना बढ़ाते ही जाइएगा और बढ़ाते 8 to 9 आवर्स पे आपको ना मतलब देना ही देना है, तभी आप मतलब आपका सिलेबस जो है वो टाइम से कवर हो पाएगा। आई नो मेरे मतलब 3-4 और डाउट्स हैं, मतलब डाउट्स तो मुझे लगता है कि वो कभी खत्म नहीं होंगे, चाहे वो हमारा मतलब कभी खत्म नहीं होते, लेकिन मुझे लगता है कि ये वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी। लॉन्ग वीडियो मतलब ज्यादा कोई देखना ठीक पसंद भी नहीं करता, तो मतलब जो भी 2-4 डाउट है मैं अगली वीडियो में मैं उसे बता दूंगी। और आपके जो भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई डेफिनेटली रिप्लाई। एंड आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। एंड आपको कोई भी नोट सिलेक्शन वगैरह जो भी चाहिए हो, कुछ भी पूछना हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप